मतलब किसी के माइंड में भी किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। ये कुछ देर के लिए बंद होगा, फिर चला दूंगा, ठीक है, ताकि कुछ हमारी बात पहुंचे हमारे दिमाग तक। कोई डाउट नहीं है बेटा आप लोगों के माइंड में? आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की समझ आ गई है? अगर वो किस तरह का क्वेश्चन दोबारा जब हम करेंगे तो इजीली कर लोगे, वेलोसिटी टाइम एरिया भी फाइंड कर लोगे, स्लोप भी फाइंड कर लोगे। इंशाल्लाह। और हम फाइंड कर लेंगे इजीली एक्सलेशन और वेलोसिटी, और हमारे पास काइनामेटिक्स का सारा समझ हो गया, ठीक है। डायनामेटिक्स की तरफ, डायनामेटिक्स नहीं, डायनामिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कल का फर्स्ट टॉपिक था डायनामिक का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमें साथ साथ क्वेश्चन जो हमने पिछले किए वो रिवाइज होते जाएं। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा डे 5 चल रहा है हमारा, देखते हैं कितने डेज के अंदर चैप्टर खत्म होता है। ये याद रखो, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं जिस तरह चल रहा हूँ ऐसा सिलेबस कवर मुश्किल से होगा, तो मैं आगे जाके थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा। स्पीड अप आपके ज़रिए करूँगा, मैं अपनी स्पीड इतनी रखूँगा, लेकिन मैं कुछ आपके लिए असाइनमेंट्स तैयार करके रखूँगा जो आप किया करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जितना मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा हमारे लास्ट दिनों में उतना प्रॉब्लम होता जाएगा, तो हम डेली का काम डेली बेसिस पे करते रहेंगे, तब आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो आने वाले दिनों में असाइनमेंट पिछली रिवाइज करना शुरू कर देंगे, तब भी हमारा काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन तब अच्छा होगा जब असाइनमेंट सब में आप कर पाओगे, जब आपको कुछ रिवाइज होगा पिछला। तो आपने ट्राई करनी है कि आपने अपने आप को रिवीजन में रखना है, जिस तरह भी रखना है ये आपने डिसाइड करना है कि अपना टाइम मैनेज किस तरह करना है। अच्छा क्वेश्चन देखना, आंसर इसका अभी नहीं देखना, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर throw a ball up with the initial velocity vi and at the same time throw a second ball straight downward with the same speed, which ball will have the largest speed when it strike the ground? Ignore the air friction। आपको पता चल गया ना एयर फ्रिक्शन को क्यों इग्नोर करते हैं? ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो वो इजीली परफॉर्म किया जा सके, जिस परफॉर्मेंस हमने उसको करवाना। अब उसने कहा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक सर्टेन हाइट के ऊपर क्या है खड़ा है, ये मेरे पास एक क्या है हाइट है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक पर्सन मैं खड़ा कर देता हूँ, अब पर्सन तो नहीं बना सकता, ट्राई करता हूँ बन गया, ठीक है, नहीं तो आप कंसिडर कर लेना कि ये मेरे पास क्या है एक पर्सन दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन मेरे पास हाइट इसकी ये कर देता हूँ, खड़ा है, ठीक है। इसके हाथ में एक बॉल है, हाथ बड़ा ज़बरदस्त बन गया, इसके हाथ में क्या एक बॉल है, ठीक है। अब ये जो बॉल है जिसके हाथ में है, अब ये क्या करेगा, दो ऑप्शन दिए, यहाँ से ये डाउनवर्ड नीचे फेंकेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेगा। अब मेरे पास दो है, लेट कर लो, दोनों के मैथ सेम है, कंसीडर कर लो। मैथ पे डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट, जिसका मैथ कम होगा वो ज़्यादा देर बाद आएगा, जिसका मैथ ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे जाएगा, क्लियर। इन दोनों का अगर मैथ सेम कर दूँ, दोनों के मैथ क्या कर दूँ, कॉन्स्टेंट कर दूँ। अगर मैं कहूँ लेट, एक को फेंक रहा हूँ इस हाइट से, एक को फेंक रहा हूँ इस हाइट पे, दोनों का मैथ सेम है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी ग्राउंड पे टकराने के लिए? क्यों? टाइम क्यों पहले जाएगा, यानी टाइम उसका कम आएगा, टाइम कांस्टेंट करो ना, टाइम पे डिपेंड ही नहीं, ये तो पहले जाएगा। मैं तो टाइम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो स्पीड की बात कर रहा हूँ। दोनों की सेम रहेगी स्पीड, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे सेम एक्ट कर रही है, 10 इस पे भी और इस पे भी 10 डाउनफॉल करते हुए, ठीक हो गया। तो यानी मैं ये ऑब्जेक्ट बेशक इसको ऊपर से फेंकूं और नीचे की तरफ आ रहा, तो नीचे आते हुए उसकी स्पीड क्या है, सेम रहेगी। इस ऑब्जेक्ट के साथ और इस ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, हम जिस मर्जी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंके, अगर मैथ सेम है, टाइम कांस्टेंट कर दूं, उसका मैथ भी कांस्टेंट कर दूं, तो क्या होगा मेरे पास, उनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि आप देख लेना, इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड जो रह नहीं, ग्रेविटी की स्पीड इसको मिलनी है, इसकी मैं अपनी स्पीड तो नहीं ना लगा रहा, अपनी स्पीड से तो नहीं ना थ्रो करा, इसको इस तरह तो नहीं थ्रो करा, इसको इस तरह तो नहीं ना थ्रो करा, दोनों को सेम हाइट पे सेम स्पीड पे फेंक रहा हूँ। दोनों उन्होंने लिखा हुआ है, दोनों को इनिशियल वेलोसिटी से ही मैं फेंक रहा हूँ, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने लिखा भी एट द सेम टाइम पे है। आ रही समझ? तो इनिशियल वेलोसिटी भी ये ना होना कि आपने को सर जी इसको इस तरह फेंक दो और इसको ऐसे, इसको इस तरह ड्रॉप करो और इसको इस तरह ड्रॉप करो, तो कहोगे सर उसकी तो स्पीड ज्यादा है, जो मार्कल की स्पीड है फिर तो ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने उसकी इनिशियल स्पीड क्या कर दी, ज्यादा। उन्होंने बात लिखी है कि दोनों की स्पीड भी सेम है।
अगर उनकी दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों क्या करेंगे, उनकी ग्राउंड से टकराने तक उनकी स्पीड सेम रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर टाइम टकरा जाएगा, वो आफ्टर द सम टाइम वो फिर जाके टकराएगा। लेकिन टाइम की तो बात ही नहीं की, टाइम भी सेम किया हुआ है, टाइम भी उसने कांस्टेंट किया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट की हुई है। तो चलो बेटा, एक बाल को मैं हिट करता हूँ, तो मैं इसको रेज करता हूँ, तो आपने इस साइड से बाल को मैंने फेंकना है। ये मेरे पास एक कोई भी चीज़ समझ लो, एक क्लिफ समझ लो, एक माउंटेन समझ लो, एक हिल समझ लो, या एक मेरी कोई भी वाल समझ लो, उस पर मैं खड़ा होके यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ और ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है। ठीक हो गया। और यहीं पे मैं दूसरी बॉल रखता हूँ, इसी पॉइंट से मैं दूसरी बॉल ऊपर की तरफ में फेंक रहा हूँ। ठीक हो गया। एक बॉल यहाँ नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, मैं इसकी लेट कर लूँ, स्पीड कितनी लेट कर लूँ, ग्रेविटी की स्पीड ही लेट कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीड सेम, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है। क्या इस पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है? 9.8 है, ठीक है, लेकिन इधर 10 क्योंकि आपके लिए इजी बनाने के लिए। यहाँ तक समझ आ गया। एक बॉल क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। ऊपर फेंक रहा हूँ तो यानी ग्रेविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है एक सर्टेन हाइट तक। यहाँ पे भी इसकी क्या थी, उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी की बात की, तो मैं इधर इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी मैं क्या कंसीडर करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाते हुए यहाँ पहुँच के कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी, नहीं कम होगी ना बेटा, यहाँ पे होगी 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और इस पे जाके कितनी हो जाएगी 0। 0 हो जाएगी तो मजीद ऊपर नहीं जा सकेगा, वापस क्या नीचे डिफॉल्ट डाउन करेगा, तो इसी हाइट पे क्या करेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा। दोनों की सेम है ना, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेता हूँ कि अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, 0 से स्टार्ट करेगा इनिशियल वेलोसिटी, इधर क्या आ जाएगी 2, इधर 4, इधर 8, और इधर वापस आके उसको कितनी मेंटेन हो जाएगी, और फिर उसी मेंटेनेंस से नीचे गिरेगा। आ रही समझ, ये पहले गिर जाएगा तो इसकी स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी, इसमें ग्रेविटी ऐड होती जाएगी, तो लेट गो लो ग्रेविटी ऐड हो गया, इसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड बॉल 1 की, फिर इसकी स्पीड होगी 16 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जाते जाते इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड बॉल 1 की। अब ये जो बॉल 2 है, क्या ये भी जब ग्राउंड को आफ्टर सम टाइम टकराएगा, क्या इसकी स्पीड भी 20 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगी? हाँ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। किस तरह, मैं इधर से फेंक रहा हूँ, मैं दे देगा स्पीड में, तो स्पीड इनिशियल वेलोसिटी के साथ सेम स्पीड के साथ फेंक रहा हूँ, सेम स्पीड के साथ फेंको, 0 होगी बेटा, ये साइड तक पहुंच गई है, इस साइड पे इसकी स्पीड क्या है, 0 से वो कंटेन करेगा वापस अपनी क्या, हाँ तो बेटा स्पीड लेके आया ना, 2 से लेके आया, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से सेम फॉलो करेगा। यहाँ हाइट की वजह से स्पीड तो ज्यादा हुई, 0 से कंटेन करा, लेकिन ऊपर जाते उसकी स्पीड कम हुई थी, 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, मैं इधर से 10 से नहीं स्टार्ट कर रहा, अगर इधर 10 से स्टार्ट करता तो फिर उसकी 30 हो जाती, फिर और ज़्यादा ऊपर से फेंकता तो फिर और ज़्यादा होती, वो नीचे से जितनी लेके जा रहा था थोड़ी सी पहले अपने आप को कम करता, फिर जाके क्या करता, अपने आप को आगे की तरफ चलता। समझ आइए इसकी? हाँ करती है मैथ्स के ऊपर, मैं तभी तो कहा था मैथ्स कांस्टेंट रखना है। अगर मैथ्स ये लाइटर होता, ये ज़्यादा हैवी होता तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती, क्योंकि ग्रेविटी मैथ्स पे ज़्यादा करती, ग्रेविटी हाँ फोर्स से भी डिपेंड करती, तो मैंने यही तो कहा, मैं फोर्स लगा देता, फोर्स कांस्टेंट नहीं करता तो आपका ऑब्जेक्ट इसकी स्पीड ज़्यादा होती। उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है, टाइम भी सेम रखा है, आने टाइम को भी इग्नोर करना है, और इनिशियल वेलोसिटी सेम रख के एक ऊपर की तरफ फेंकने, ऊपर जाते हुए 0 पे गया, 0 से वापस नीचे आते हुए उतनी अपनी उसने वेलोसिटी पहले अपनी वेलोसिटी उसने वापस कंटेन की, मेंटेन करने के बाद फिर उसी स्पीड के साथ नीचे आया। समझ आया? तो अब देखो हम इसके एमसीक्यूज की तरफ, इसके क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर थ्रू अ बार विद द इनिशियल वेलोसिटी वी एट द सेम टाइम,
टाइम भी सेम कर दो, कांस्टेंट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी आपने सेम कर देनी। तो मैं सेम कि सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, एक बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड है, एक स्ट्रेट अपवर्ड है, तो आपने बताना है कि इसकी स्पीड ग्राउंड तक पहुंचते हुए ज़्यादा। एयर रेजिस्टेंस कम करनी है, एयर रेजिस्टेंस दरअसल फोर्स है, अगर इस पे फोर्स लगने लगी तो हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा हो जाए। एयर फोर्स का इस पर इग्नोर करनी। अब देखो बेटा आंसर, बोथ बॉल विल हैव द सेम स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तक जाते हुए। अगर आप कहोगे एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो ऊपर की स्पीड कम हो रही है, नीचे की स्पीड ज्यादा हो रही है, लेकिन उन्होंने आफ्टर द स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड, उसके बाद बताओ स्पीड क्या। व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, कितनी मैंने रखी थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, देन इट विल बी द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, जब वो ग्राउंड के पास जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वापस सेम हो जाएगी। Thus when the ball fall is a thrown straight up, the initial velocity vi when it's returned back, hence the ball while strike the ground the same speed when the second ball is thrown vertical downward, जितनी vertical downward की स्पीड से टकरा रहा है ग्राउंड के साथ उतना इनिशियल पे टकराएगा। It will also the strike the ground with the same speed, it the result in the both cases the ball will hit the ground with the same speed, but the difference is both ball will hit the ground at different time, दोनों हिट करेंगे ग्राउंड के साथ डिफरेंट टाइम पे, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जो बॉल वन है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी और ड्यू टू द डिफरेंट हाइट। समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आया या नहीं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करना है जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आज करना है सेकंड। अब थोड़ा सा सेकंड लॉ थोड़ा सा मैं समझा दूं, सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ एप्लीकेबल है फोर्स के ऊपर, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो वैलिड है फोर्स के ऊपर। कौन सी फोर्स? नेट फोर्स। नेट फोर्स होगी तो न्यूटन ने एक सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा। पहली बात ये आपने बात याद कर लेनी है कि न्यूटन सेकंड लॉ किस पर एप्लीकेबल है? नेट फोर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 2 एप्लीकेबल है कांस्टेंट मास के ऊपर। किसके ऊपर? कांस्टेंट मास के ऊपर एप्लीकेबल है। थर्ड एप्लीकेबल है चेंज इन मोमेंटम के ऊपर। इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक भी स्टार्ट होगा चेंजिंग मोमेंटम का, उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा डिस्कस दोबारा करेंगे। चेंजिंग मोमेंटम के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। चेंज इन मोमेंटम के अंदर ये डिस्कस करता है। आ रही समझ? कांस्टेंट मास के ऊपर, नेट फोर्स के ऊपर, और ये एप्लीकेबल है एप्लीकेबल। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही बताता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो लो एग्जांपल लेते हैं। एक बेटा मेरे पास मैस है m, इस पे कितना मैं मैस है जी मेरे पास बेटा 8 kg। इस पे अगर मैं नेट फोर्स लगा दूं कितनी? 10 न्यूटन, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है? तो ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ ही इसको डील करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ इसको डील करेगा। अगर एक फोर्स है, अगर उसको 10 न्यूटन का मैं फोर्स लगाऊं, यानी पुश कर रहा हूँ 10 न्यूटन की फोर्स और मैस का वेट है 8 kg, तो वो कितना डिस्प्लेस करेगा? एक्सेलरेशन दरअसल डिस्प्लेसमेंट ही थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा नहीं सारे का सारा कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी और वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन आएगा। तो वो कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर सकता है, कितना ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये हमने बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ही इसको डील करेगा। अब न्यूटन जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, अब एक बात है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि फोर्स ज़्यादा है और मास उसका कम है। मैं इस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन देखो, क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन क्या है? ये, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाने पे इस तरफ आएगा या इस तरफ जाएगा? राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा ना। तो यानी एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में हुआ? उसी डायरेक्शन में हुआ। तो यानी एक्सेलरेशन और क्या फोर्स की डायरेक्शन सेम है? ये न्यूटन सेकंड लॉ ही कहता है कि जब भी नेट फोर्स अप्लाइड की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। ये उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। व्हेन द नेट फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इट्स डिस्प्लेस इज प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
अगर किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई की जाए उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होगा। अगर ऐसा होगा तब न्यूटन साइकिल लॉ होगा, अगर उसके डायरेक्शन की फोर्स के प्रोड्यूस नहीं होगा तो न्यूटन साइकिल लॉ तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया? अगर उसकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा तो न्यूटन साइकिल लॉ होगा। अब आगे क्या कहता है? कहता है मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये भी ठीक बात कह रहा है दूसरे पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है? जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। समझ आ रही है? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पहले लेट कर लो, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाता है 1.2। अगर मैं फोर्स 20 न्यूटन करता हूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरे पास? बताओगे कोई बच्चा? हेलो 2.4 आ जाएगा। इससे देख लो ना, 1.2 कंसीडर किया तो दूसरा 2.4 आ जाएगा। डबल कर दो 2.5। वाह, मैंने तो अभी डिवाइड नहीं किया था, कंसीडर किया था। तुम तो डिवाइड, तुमने मेरा इम्तिहान लेने लग गए। ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन 10 न्यूटन से A1 आएगा तो 20 न्यूटन से A1 से कम नहीं आएगा, A1 से ज्यादा ही आएगा। यानी फोर्स को मैंने इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? इंक्रीज किया। क्लियर? अब दूसरी शर्त पे कहता था जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर मास ज्यादा हो गया तो फोर्स सेम रखो और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो, लेकिन मास की वैल्यू कर दो 20 न्यूटन के जी। तो मास ज्यादा करने से एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये कम होते होते आ जाएगा 0.1 पे। मास ज्यादा किया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गई। फोर्स ज्यादा की तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। मास कम किया तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा। मास कम किया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ज्यादा। मास ज्यादा किया तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। ये आपस में क्या है? इनडायरेक्टली है, इन रिवर्स भी बोलते हैं। तो फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्टली और मास का इनवर्सली रिलेशन है। तो आगे देखो वो क्या कहता है। आगे इसकी कंपेयरिंग करता है एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इंटरेक्शन ऑफ फोर्स और वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन ज्यादा फोर्स, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। मैं एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास क्या होना चाहिए? कम। मैं इनको कंपेयर करूंगा तो A इज इक्वल टू आ जाएगा, A कंपेयर करके F ओवर M आ जाएगा। तो A M किसके इक्वल आ जाएगा? F के। और मैं इस कांस्टेंट के साइन को खत्म करता हूँ तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट वजूद में आता है। यहाँ K की वैल्यू कंसीडर 1 की जाती है और F इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? क्लियर? समझ आया? यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या आता है? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन किस एक फोर्स का यूनिट है। मुझे 1 न्यूटन लेने के लिए 1 न्यूटन कब आएगा? जब मैं 1 केजी मास के अंदर अगर 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊं। किसके अंदर? 1 केजी मास के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊं? 1 मीटर पर सेकंड कामयाब हो जाऊं तो मेरे पास 1 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा ये चीज। अगर मैं 1 केजी मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड का स्केयर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊं तो तब मेरी फोर्स क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। समझ आई? तो ये न्यूटन की डेफिनेशन भी है। न्यूटन की डेफिनेशन की 1 न्यूटन इज अ फोर्स produced when the 1 kg mass produced by the after the 1 acceleration is produced by a 1 kg mass। 1 kg mass के जरिए अगर 1 मीटर पर सेकंड स्केयर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो फोर्स 1 न्यूटन के इक्वल होगी। समझ आई है? कोई बात की ना समझ आई हो? मास कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए
और थर्ड क्या होना चाहिए हमारे पास, नेट फोर्स अप्लाई फोर्स होनी चाहिए। ये आपकी कल वाली इसके में भी पुट हो जाएगी, न्यूटन सेकंड लॉ के लिए भी वही चीज़ पुट हो जाएगी कि इसने इस कंसेप्ट कैसे दिया, जो हमने कल इसकी बात की थी कि इसका कंसेप्ट कैसे है। इसने ग्रीलों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म किया था, थोड़ा सा उससे लिया था और थोड़ी सी मैथमेटिशियन से किसी ने थोड़ी सी यूज़ की। न्यूटन सेकंड लॉ किसे कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द टू वेरिएबल। किस किस वेरिएबल पे, नेट फोर्स पे डिपेंड करता है और मास पे, कौन, एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन डिपेंड करता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ द नेट फोर्स। एक्सेलरेशन क्या है, इसकी स्टेटमेंट है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। समझ आ रही है। उसके बाद देखो, दिस मीन्स दैट एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर मिस मीन्स है फोर्स इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसी तरह लाइकवाइज अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। मुझे लगा शायद इंक्रीज बोल रहे हो, आपने इंक्रीज बोला था, चलो मैंने गलती से सुन लिया। यहाँ तक समझ आ गई बेटा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था। न्यूटन सेकंड लॉ कहता था कि अगर मास इंक्रीज करूंगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, फोर्स आर अनबैलेंस है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपको पता है फोर्स अनबैलेंस कैसे होगी, अगर आपको याद हो एक ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही थी, इस पे इसकी अपनी नॉर्मल फोर्स, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तीन फोर्स। अब ये तीनों आपस में क्या है, बैलेंस है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो इससे ज्यादा आएगी अनबैलेंस के तौर पे, तो तभी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब मैं इन तीनों फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगी। तो अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस क्या कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये अनबैलेंस फोर्स की समझ आ गई। तो यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन वहाँ एक फोर्स अवेलेबल नहीं होती, एक से ज्यादा फोर्स होती हैं, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स तो पता ही पता है, हमें ग्रेविटेशन फोर्स को भी अगेंस्ट करना पड़ता है, फ्रिक्शन फोर्स को भी देखना पड़ता है और हमें जो उसकी अपनी फोर्स है। तो ये बेटा ड्राइव आपने यहाँ कर लेना है, जो मैंने आपको ड्राइव किया था, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो मैं अब इसको ड्राइव कैसे करूँ, तो आपने ड्राइव भी करना है। इसके बाद डेरिवेशन आनी है, जो डेरिवेशन है वो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शन है एम के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ ओवर एम के, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के, एफ इज इक्वल टू के एम में, एफ इज इक्वल टू एम में। उसके बाद न्यूटन, ये इसी के बाद लिख रही है, ये पेज यहाँ पे आया, क्लियर हो गया, ये आपने लिखनी है, क्लियर। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। उसके बाद देखो, उसके बाद एमसीक्यूज हैं, फिर आज का हमारे पास टॉपिक क्लियर हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ भी हमारा क्लियर हो जाएगा। चलो जी, एमसीक्यूज है जी बेटा फर्स्ट आपका, देखो एमसीक्यूज क्या कहता है, द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉडी 1 kg इज इक्वल टू, बताओ, शाबाश। अगर फोर्स प्रोड्यूस करे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉडी 1 kg, एक 1 kg बॉडी के अंदर, तो वो क्या होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट इसका क्या है, 1 न्यूटन, तो वहां मैंने ऐसा यूनिट यूज किए हैं, मीटर पर सेकेंड और केजी। चलो जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज, चलो निकालो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉडी 0.5 kg है, मुझे लगता है 5, हाँ 5 ठीक, मैथ्स और, चलो जी, एफ इजिकल टू क्या है, एम में, एम कितना है, और ये 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय
10 से कटा दिया आ गया। क्लियर? हर न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के बगैर सोल्व हो जाता है। उसके बाद देखो, चलो जी ये लगा दूंगा मैं, इसके ऑप्शन में ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ठीक किया, मैं वैसे ही ठीक कर देता हूँ। M1/M2 इज इक्वल टू A1/A2, ये ऑप्शन है। M2/M1, A1/A2 जो सी ऑप्शन है, M1/M2 is equal to A2/A1। चलो जी, a same force F is applied respectively on two different masses। एक सेम फोर्स अप्लाई की जा रही है दो डिफरेंट मैसेज पे, मूविंग द एक्सेलरेशन A1 एंड A2। M1 का एक्सेलरेशन A1 पर रिड्यूस हो रहा है, M2 का एक्सेलरेशन A2 पर रिड्यूस। आइडेंटिफाई द ट्रू मैसेज एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन की रिलेशन में से कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई होती है। अब देखो कैसे, समझ आई? दिमाग चेक करो उसका, डायरेक्ट आंसर दे। यहाँ पे बेटा मेरे पास एक मैथ है और ये एक्सेलरेशन पर रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? A1 मैथ 1 A1 एक्सेलरेशन पर रिड्यूस कर रहा है, इस पर लगाई गई फोर्स F है, F1। यहाँ पे दूसरा मैथ है M2 और ये प्रोड्यूस कर रहा है A2, इस पे लगाई गई फोर्स क्या है? वहाँ पे फोर्स दोनों की क्या है? टू डिफरेंट है, सेम फोर्स। F1 इज इक्वल टू F2। F1 की क्या प्रोड्यूस कर रहा है? M1 A1। F2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? M2 A2। मैथ मैथ की रिलेशन बना दो। तो डायरेक्ट आता आंसर। वैसे भी अगर समझ ना आए तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले से सेटिस्फाई करो। M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A2 के और M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 के। जैसे भी हमने रिलेशन बनानी है वो आप बना दो। क्लियर? समझ आया? तो पहले ही आ गया, तुम्हें क्या समझाना। चलो जी, a passenger standing in the bus or turned onward when the bus take a suddenly turn। This happened to turn because शाबाश, due to inertia। आ जाओ, आना बैठना ही है गर्मी में। हाँ श्योर, मैं फैन भी चला सकता, याद नहीं था तो आगे समझ इसकी। ये ड्यू टू अनर्शिया। देखो मैं एक बस चला रहा हूँ, मेरे पास पीछे जितने पैसेंजर है, मैं सडनली ब्रेक लगाऊंगा तो पहले पैसेंजर क्या थे? रेस्ट की हालत में थे, वो अपने आप को रेजिस्ट करेंगे मोशन की हालत में आने के लिए। जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा किस हालत में चले जाएंगे? मोशन की हालत में। यानी किसको डिस्टर्ब कर दिया हमने? अनर्शिया। इज द मास ऑफ द बॉडी डबल देन एक्सेलरेशन। हाँ करो, अगर मास ऑफ द बॉडी डबल है देन एक्सेलरेशन डबल आपका। मैथ डबल कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा? बस ये हमने दिमाग लगाना है। हाँ जरूरत नहीं, ब्रेन से बता दो। अगर मैथ डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? शाबाश। चलो जी, मैं वैसे आपको एक कंसेप्ट वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। मैथ M1 है और ये मेरे पास 10 kg है, इस पे फोर्स मैं लगा रहा हूँ कुछ भी, और ये एक्सेलरेशन पर रिड्यूस कर रहा है मेरे पास, लेट कर लो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं मैथ को डबल कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? मैथ डबल करने पर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? अब इसका रिलेशन निकालते हैं कैसे? एफ इज इक्वल टू किसके रिलेशन चाहिए मुझे? मैथ और एक्सप्रेशन की फोर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। आगे मैथ को क्या कर रहा हूँ? डबल। तो एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है?
एक्सेलरेशन पे हाफ इफेक्ट पर है ना, मैस इसका मतलब डबल ही है ना, 2m का मतलब, और एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पर है, उसका हाफ। समझ आया? ये मेरे पास थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज था, और ये मेरे पास उसकी रिलेशन वाइज थी, जिसका मर्जी निकाल लो। आगे समझ? चलो मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन में मिनिमम एक्सेलरेशन बताना है, कितना प्रोड्यूस होगा। 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ mass 2 kg। तो एक ही बॉडी पे लगाई जा रही है फोर्स, मिनिमम हाँ एक साथ। मिनिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो आपकी मर्जी, जो कुछ मर्जी करो। चलो जी, अब दो फोर्स लगाई जा रही हैं, अगर मैं फोर्स की मिनिमम एक्सेलरेशन की फोर्स के लिए मैं डायरेक्शन रखता हूँ, यहाँ से लगा रही है बेटा 20 न्यूटन, और यहाँ से लगाई जा रही है 10 न्यूटन। तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा बता सकते हो? राइट हैंड साइड पे। हाँ, तो राइट हैंड साइड में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है? ये लो, जहाँ फोर्स कम थी वो वहाँ डिस्प्लेस करेगा। शाबाश, मुझे लगता है 20। एक्सेलरेशन बना, सोच लो, फिर सोच लो, मेरे पास एफ कितना आ गया, मैथ कितना, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। हाँ जी, आंखें खोल के देखोगे तो बेटा नजर आएगा। हाँ, बड़ी आंखें खोलनी है। समझ आई? आई समझ या नहीं आई समझ? यहाँ पे फोर्स ऑपोजिट लग रही थी, तो यहाँ मिनिमम एक्सेलरेशन ऑपोजिट लगानी पड़ी, अगर यहाँ पे लगाता तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाना था, तो मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए मुझे फोर्स ऑपोजिट लगानी पड़ी। थैंक यू।